प्यारे बच्चों, मैं चंद्रकला एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी समाज शास्त्र। बच्चों, समाज शास्त्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 11 की समाज शास्त्र की कक्षा है। हम आपकी पाठ्य पुस्तक लेंगे समाज शास्त्र परिचय। इसका अध्याय 2 पढ़ेंगे। उसका नाम है समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उसका उपयोग। बच्चों, अध्ययन की सुविधा के लिए आपके इस अध्याय को 6 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। बच्चों, आइए हम जान लेते हैं पिछले अध्याय में क्या क्या अध्ययन किया है। तो बच्चों, पिछले अध्याय में हमने समाज और समाजशास्त्र दोनों का परिचय प्राप्त किया था और जिसमें हमने देखा था कि समाज किसे कहते हैं और समाजशास्त्र किसे कहते हैं। बच्चों, मैकाइवर ने समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो बच्चों, साधारण शब्दों में तो हमने इसको समझ लिया है और आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का मुख्य कार्य समाज और व्यक्ति की परस्पर क्रियाओं की खोज करना है। ये हमने देखा कि समाजशास्त्र का क्या मुख्य कार्य है। फिर हमने देखा कि व्यक्ति समाज में स्वच्छंद रूप से नहीं रहते। हम किसी विशेष परिवार के होते हैं, किसी विशेष जाति के होते हैं, जनजाति के होते हैं या किसी विशेष वर्ग से संबंध रखते हैं। इस प्रकार हम समाज में स्वतंत्र नहीं होते हैं। हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं, समुदाय का हिस्सा होते हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र में आगे इन शब्दावलियों के प्रयोग के विषय में कि ये जो शब्दावली हमारे सामने आ रही है, जैसे कि परिवार, जनजाति, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र, ये जो शब्द आ रहे हैं इसमें ये शब्दावली का प्रयोग समाजशास्त्र में क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसको हम इस भाग में देखेंगे। बच्चों, आइए हम देख लेते हैं कि आपके इस पाठ का उद्देश्य क्या है। कि इस पाठ का उद्देश्य है कि समाजशास्त्र में जिन शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, जिन संकल्पनाओं का प्रयोग हुआ है और उनका क्या महत्व है, उनका क्या उपयोग है, उसको हम जानें। आइए बच्चों, देख लेते हैं कि आपका जो ये अध्याय है शब्दावली एवं संकल्पना और उनका उपयोग, उसमें आपके अध्ययन के मुख्य विषय क्या क्या होंगे। तो पहला होगा व्यक्तियों द्वारा बनाए गए समूहों के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन। दूसरा है असमान व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन। आगे हम पढ़ेंगे स्तरीकरण की व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति और समूह शामिल हैं, उसको हम देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण का कार्य देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के कार्य करने के तरीके क्या क्या हैं। व्यक्तियों की भूमिकाओं व जिस तरह से वे उन्हें निभाते हैं एवं उनकी परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये तो आपके पूरे अध्याय के अध्ययन के विषय हैं, लेकिन आज हम अध्याय के इस भाग में पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक का जो ये भाग है ये परिचयात्मक है और इसका अर्थ है कि हम केवल इस भाग में इस अध्याय का परिचय प्राप्त करेंगे और आगे के भागों में हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाकी टॉपिक्स को। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न उपस्थित होते हैं। आइए पहले हम उन्हें देख लेते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय 2 में प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, जिन प्रश्नों का हम जवाब इस अध्याय में ढूंढेंगे। तो पहला प्रश्न उपस्थित होता है, हम ये जानना शुरू करते हैं कि किस प्रकार समाज अपने आप कार्य करता है। दूसरा है, क्या यह सामंजस्यपूर्ण है अथवा विरोधग्रस्त है। तीसरा है, क्या स्थिति और भूमिकाएं निश्चित हैं, यानी कि हमारी जो समाज में स्टेटस होता है, जो स्थिति होती है या जो हमारी भूमिका होते हैं, कार्यक्षेत्र होते हैं, क्या वो निश्चित है। सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार की असमानताएं समाज में मौजूद हैं। अभी भी यह प्रश्न रह जाता है कि हमें समझने के लिए विशिष्ट शब्दावली और संकल्पना की आवश्यकता क्यों होती है।
यहाँ यह प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि किसी भी विषय को समझने के लिए जो शब्दावली और संकल्पना का प्रयोग करते हैं वो समाजशास्त्र में उसकी आवश्यकता क्यों हो रही है। समाजशास्त्र के लिए विशेष शब्दावली की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको हम जानेंगे, जबकि हम अपने दैनिक जीवन में स्थिति एवं भूमिका या सामाजिक नियंत्रण जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम विशेष रूप से ये देखेंगे बच्चों कि समाजशास्त्र में जो विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है वो जो कि जनरल रूप में, सामान्य रूप में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें ये महसूस होता है कि हम तो इसके बारे में जानते ही हैं, हमें जानने की आवश्यकता क्यों है। तो समाजशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं उन शब्दावलियों का, उन संकल्पनाओं का, तब हमें ये स्पष्ट होता है कि ये शब्दावली और संकल्पनाएं एक विशेष अर्थ प्रस्तुत करते हैं। वो सब्जेक्ट के लिए, वो विशेष सब्जेक्ट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और ये शब्द और संकल्पनाएं जब किसी अन्य विषय में प्रयोग होते हैं तो इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो प्रत्येक विषय में जो शब्दावली और संकल्पनाएं प्रयोग की जाती हैं वो उस विषय में एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करती हैं, जबकि वही शब्द और वही संकल्पनाएं दूसरे विषय में जाकर के अपने अर्थ को बदल देती हैं। तो कभी कभी ये अपने अर्थ को बदलती हैं और कभी वैसे ही रहती हैं, लेकिन विषय विशेष में उनका विशेष अर्थ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में जो शब्दावलियां प्रयोग की गई हैं, जो संकल्पनाएं प्रयोग की गई हैं, उनका क्या विशेष अर्थ है। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, नाभिकीय भौतिकी का। तो यहाँ कहा गया है किसी विषय के लिए, जैसे नाभिकीय भौतिकी, जो उन पदार्थों से संबंध रखता है जिन्हें सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको सामान्य लोग नहीं जानते हैं और तथा इनके लिए सामान्य भाषा में कोई शब्द भी नहीं है। तो सामान्य लोग उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और सामान्य लोगों के लिए ऐसे कोई शब्द भी मौजूद नहीं है, तो जो केवल नाभिकीय भौतिकी में ही प्रयोग होता है। और अगर कहा जाए समाजशास्त्र के लिए तो यह आवश्यक है कि विषय की अपनी एक शब्दावली हो, तथापि समाजशास्त्र के लिए शब्दावली और भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए कि इसकी विषय वस्तु परिचित है और सिर्फ इसलिए कि इसे दर्शाने के लिए शब्द मौजूद हैं। तो समाजशास्त्र में शब्दावली क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है बच्चों? क्योंकि जो शब्दावली प्रयोग की जाती है ये हमारे आम बोलचाल की भाषा में हमेशा प्रयुक्त होती है और हम सोचते हैं कि इससे तो हम परिचित हैं, इसे जानने की आवश्यकता क्या है। लेकिन अगर हम इसका गहराई से समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट होता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते थे। हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतनी अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारे आसपास संस्थाएं मौजूद हैं उनसे हमारा कार्य व्यवहार इतना ज़्यादा होता है कि हमें ये भ्रम उत्पन्न होता है कि हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों। और जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तब हम जो सामाजिक संस्था है उसके वास्तविक लक्ष्यों को पकड़ पाते हैं, उसके उद्देश्यों को समझ पाते हैं और उसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भ्रम खत्म हो जाता है कि हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, इसके अध्ययन की आवश्यकता ही क्यों है। तो ये भ्रम टूट जाता है और हम समाजशास्त्र में उसका विशेष अर्थ को समझते हैं, जानते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम ये सोच सकते हैं, चूंकि हम परिवारों में रहते हैं इसलिए हम परिवारों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बच्चों हमने ये देखा कि परिवार में तो हम रहते हैं लेकिन उस परिवारों के बारे में हम सब कुछ जानते नहीं हैं। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस विषय का अध्ययन करते हैं, तब हम परिवार के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानते हैं। तब हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते थे और हमने अध्ययन के बाद इसके विषय में बहुत कुछ जाना। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम ये मान लें कि परिवार के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा शास्त्रीय ज्ञान को हम सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बराबर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, समाजशास्त्रीय ज्ञान अलग होता है और सामान्य बौद्धिक ज्ञान अलग होता है। तो समाजशास्त्र में हम उसी शब्दों का विशेष अर्थ ज्ञात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और प्रयोग करते हैं बच्चों। तो किसी भी शब्द का क्या अर्थ है समाजशास्त्र में, उसका विशेष महत्व है।
तो हमने पिछले अध्याय में ये भी जाना कि समाजशास्त्र कैसे विकसित हुआ है, उसका एक इतिहास है। इतिहास बच्चों कहते हैं घटना को जो पीछे घटित हो चुका है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं इतिहास में। तो समाज शास्त्र के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, जो पीछे घटनाएं हुई हैं, कैसे समाजशास्त्र विकसित हुआ है, उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं उसकी जीवनी या इतिहास के रूप में। तो समाजशास्त्र का अपना एक इतिहास रहा है बच्चों, जो यहाँ पे हम समझेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार भौतिकी और बौद्धिक विकास ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और इसके सरोकारों को आकार दिया। पिछले अध्याय में हमने ये भी देखा कि भौतिकी और बौद्धिक विकास जो हुए हैं, भौतिकी कहा जाता है बच्चों जो दृष्टिगत है, जिसे हम देख सकते हैं ऐसा विकास, तो जिसको भौतिक विकास कहा जाता है जो हमें दिखाई देता है। जैसे वैज्ञानिक विकास जितने हुए हैं, इतने वस्तुओं का निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, ये सब भौतिक विकास में आता है बच्चों, और ये हमें प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। इसके बाद है बौद्धिक विकास, जो कि अमूर्त होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है, इसे बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, बुद्धि से इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो भौतिकी और बौद्धिक विकास है, इसने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया है और कैसे उसको आकार प्रदान किया है, यहाँ पर हमने पिछले अध्याय में इसको देखा है बच्चों। हम चूंकि इस अध्याय में परिचय प्राप्त कर रहे हैं इस अध्याय का, तो हम पिछले अध्याय से इसको हम देख रहे हैं। इसी तरह समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं की भी एक कहानी है बच्चों। जैसे समाजशास्त्र के विकास की एक कहानी है और एक जीवनी कहा जाए है, तो वैसे ही इसके संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। जिन शब्दों का हम समाजशास्त्र में प्रयोग करते हैं और जिन संकल्पनाओं का हम प्रयोग करते हैं, उसकी भी एक कहानी है। वो धीरे धीरे डेवलप हुई है। वो संकल्पना, वो शब्दावली एकदम से हमारे सामने नहीं आ गई है। वो समाजशास्त्रीय अध्ययन में धीरे धीरे डेवलप होते हुए आई है और अपना स्थान बनाई है। बहुत सी संकल्पनाएं सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने, उनका खाका खींचने की चिंता को दर्शाती है, जो कि पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित हुए हैं। तो बच्चों जो संकल्पनाएं हैं, जो शब्दावलियां हैं, वो जो सामाजिक चिंतक रहे हैं, जो समाजशास्त्री रहे हैं और उनके दौर में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को समझने के लिए और उनका खाका खींचने के लिए और उनकी उस चिंता को भी दर्शाती है जो पहले से लेकर अब तक स्थानांतरित होने के क्रम में आई है। तो इस प्रकार से जिन संकल्पनाओं का विकास होते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है, ये प्राचीन काल से लेके पूर्व आधुनिक काल यदि कहा जाए, थोड़े समय पहले से लेकर के और अब तक के परिवर्तन को दर्शाती है, एक विकास को दर्शाती है। जो अवधारणात्मक विकास है, संकल्पना में जो विकास हुआ है, उसकी बात यहाँ की जा रही है बच्चों। उदाहरण के लिए समाजशास्त्रियों का प्रेक्षण है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ अक्सर आमने सामने की अंतःक्रिया होती है। अगर हम यहाँ उदाहरण लें बच्चों कि समाजशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्या है कि सरल, छोटे और परंपरागत समाज जो कि पहले हुआ करते थे, उसमें घनिष्ठ और आमने सामने कहा जाता है बच्चों, जो कि एक दूसरे के संपर्क में आने से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो व्यवहार बनता है समाजशास्त्र में, तो ये जो है पुराने जो समाज रहे हैं वो काफी सरल रहे हैं, छोटे रहे हैं, और परंपरागत समाज जो पुराने पीढ़ियों से चले आए हैं, ऐसे समाज में जो क्रिया होती है, अंतः क्रिया होती है, आपस में जो तालमेल बैठता है, जो व्यवहार होता है, वो आमने सामने का होता है, वो दूर का नहीं होता है। लेकिन जो आधुनिक समाज है, बड़े समाज हैं, उसमें ये जो अंतः क्रिया होती है, ये औपचारिक होती है बच्चों।
ये विशेष रूप से सोच समझ करके की जाती है, जबकि सरल समाजों में, छोटे समाजों में और परंपरागत समाजों में ये क्रिया बहुत ही प्राकृतिक होती थी, बहुत ही सहज होती थी और आमने सामने की ये क्रिया होती थी। तो ये अंतः क्रिया का अंतर है जो कि वर्तमान समाज और प्राचीन समाज को दिखा रहा है कि प्राचीन समाज में आमने सामने की अंतःक्रिया होती थी और वर्तमान जो समाज है, बड़े समाज हैं, उसमें औपचारिक अंतःक्रिया होती है। इसलिए उन्होंने प्रारंभिक समूह को द्वितीयक से और समुदाय को समाज या संघ से पृथक किया है। दूसरी अन्य संकल्पनाएं जैसे स्तरीकरण समाजशास्त्रियों की समाज के समूहों के मध्य की संरचनात्मक असमानताओं को समझने के सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है। बच्चों, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो संकल्पनाएं होती हैं वो समाज विशेष में ही उत्पन्न होती हैं। फिर भी समाज में विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं और जो समूह होते हैं, उसी प्रकार से वो संकल्पनाएं और विचार भी अपने आप को चेंज कर लेती हैं। तो जैसे व्यक्ति होते हैं वैसी ही संकल्पना होती है, या जैसे समूह होते हैं वैसी ही संकल्पना भी होती है, वैसे ही वहाँ के विचार भी होते हैं। जैसे हम अगर कहें कि भारतीय समाज की जो संकल्पना है, जो विचार हैं, और पाश्चात्य जगत की जो संकल्पना और विचार हैं, दोनों में बहुत भिन्नता है। वो भिन्नता क्यों है? क्योंकि हमारा समाज अलग प्रकार का रहा है, हमारे जो व्यक्तित्व हैं वो अलग प्रकार के रहे हैं, हमारा जो वातावरण है वो अलग प्रकार का, संस्कृति अलग प्रकार की रही है। तो ये उस संकल्पना पर अपना प्रभाव डालती है। उसी प्रकार अगर पाश्चात्य विचारों को देखा जाए तो वहाँ के व्यक्ति और समूह का वहाँ के विचारों पर प्रभाव आया है बच्चों। तो इस प्रकार से संकल्पना जो होती है समाज में ही उत्पन्न होती है। जिस समाज में ये संकल्पना डेवलप होती है, उस समाज का, उस व्यक्ति का, उस समूह का उस संकल्पना पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, समाजशास्त्र जो है वो स्वयं समाज को समझने के तरीके प्रदान करता है। और जो नाटकीय परिवर्तन होते हैं, नाटकीय परिवर्तन जो हम जानबूझ के परिवर्तन करते हैं समाज में, उसको कहते हैं बच्चों। तो नाटकीय परिवर्तन जो होते हैं समाज में, उस पर समाजशास्त्र जो है वो दृष्टि रखता है। तो ये नाटकीय परिवर्तनों पर जो दृष्टि रखता है, इसके लिए समाजशास्त्र स्वयं के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि जो समाजशास्त्र का जब उद्गम हो रहा है, जो आरंभ हो रहा है, वहाँ पर भी समाज के बारे में जो प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ डेवलप थी। ऐसा नहीं था कि उस समय समाज के विषय में बहुत ही सहयोगी धारणाएं थी, वहाँ भी प्रतिद्वंदिता थी और विरोधी समझ डेवलप हो रही थी। यदि कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग और संघर्ष समाज को समझने की मुख्य संकल्पनाएं थी, तो एमिल दुर्खीम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना मुख्य शब्द थे। यहाँ उदाहरण लेते हैं बच्चों कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स जो थे समाजवादी विचारधारा के जनक थे। उन्होंने वर्ग को और वर्ग संघर्ष को, समाज को समझने के लिए जो संकल्पनाएं उनको मिली थी वो थी वर्ग और संघर्ष। तो इन्होंने वर्ग के खिलाफ, जो समाज में एक वर्ग था जो शोषित वर्ग था और सर्वहारा वर्ग जिसको उन्होंने कहा है, और समाज में जो सामंती वर्ग था, तो इन दोनों के बीच के जो संघर्ष थे, जो अंतर थे, उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। इसके बाद समाजवादी विचारधारा जो थी, जो संकल्पना थी, वो उभर के सामने आई थी। इसकी यहाँ बात की जा रही है बच्चों। उसी प्रकार एमिल जो है वो सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना जैसे जो शब्द हैं, ये उनके लिए महत्व रखती है संकल्पना के रूप में। तो इस प्रकार से अगर प्रकारवादियों को देखा जाए तो उन्होंने सामंजस्य को दर्शाया है और इस प्रकार से ये संकल्पना यहाँ उभर के सामने आई है। उन्होंने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा। यहाँ एक जीव से तुलना की गई है।
जैसे एक जीव के जो सभी अंग होते हैं वो उसको पूर्ण करते हैं उस जीव को, उसी प्रकार से सभी अंग जो है वो मिल करके एक समाज की रचना करते हैं। इसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसी प्रकार एक समाज भी विभिन्न अंगों से मिल करके समग्र बनता है और एक जीव के भी जो अंग हैं वो मिल करके ही वो उस जीव का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार समाज का भी निर्माण होता है इसके विभिन्न अंगों से मिल करके। दूसरे विशेषकर मार्क्सवाद से प्रभावित संघर्षवादी सिद्धांतकारों ने समाज को विशेष रूप से विरोधग्रस्त पाया। यहाँ पर अगर हम संघर्ष को देखा जाए कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी संघर्ष को, तो यहाँ पर एक विरोध को हम देख रहे हैं। तो यहाँ समाज जो है वो विरोधग्रस्त है, विरोध कर रहा है एक विचारधारा का, एक संकल्पना का, और एक नई संकल्पना विकसित हो रही है यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा, जिसको समाजवाद कहा गया है समाजशास्त्र के अध्ययन में। तो बच्चों, जो समाजशास्त्र के अध्ययन में समाजवाद की संकल्पना आई है वो मार्क्सवादी देन है। तो इस प्रकार ये डेवलप होकर के समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु बनी। तो किस प्रकार से समाज में संकल्पना डेवलप होती है, विकसित होती है और अपना स्थान बनाती है, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद की स्थापना से स्पष्ट हो जाता है। समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों जैसे सूक्ष्म अंतःक्रिया से शुरुआत कर मानवीय व्यवहार को समझने की कोशिश की है। दूसरों ने बृहद संरचनाओं जैसे वर्ग, जाति, बाजार, राज्य अथवा समुदाय से भी शुरुआत की। परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। तो यहाँ बच्चों, समाजशास्त्र में कुछ लोगों ने व्यक्तियों को कहा जाए, उनकी जो सूक्ष्म अंतःक्रियाएं होती हैं और जो मानवीय व्यवहार होते हैं उसके माध्यम से उन संकल्पनाओं को समझने की कोशिश किया है। और अगर बृहत रूप में देखा जाए तो दूसरों ने बृहद संरचनाएं, जो बृहद संरचनाएं संकल्पनाएं मौजूद थीं वो हैं जाति, वर्ग, बाजार, राज्य तथा समुदाय। तो इनका अध्ययन करके और इन पर विशेष दृष्टिकोण स्थापित करके और परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाओं के साथ भी आरंभ होती है। तो ये सभी वो संकल्पनाएं हैं जो समाजशास्त्र में डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं और अपना स्थान बनाती हैं। तो इन संकल्पनाओं का हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। वो हैं भूमिका, परिस्थिति, जाति, बाजार, राज्य। तो इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। ये संकल्पना के रूप में मौजूद हैं, एक विचार, एक कल्पना है और जो अपना मूर्त रूप भी प्रस्तुत करती है। अगर हम सामाजिक नियंत्रण को देखें और स्तरीकरण जैसी संकल्पना को देखें तो उसमें व्यक्ति का जो स्थान है वो पहले से निर्धारित होता है, क्योंकि स्तरीकरण में हमारा समाज स्तरों में बंट जाता है, ऊंचे स्तर पर, निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर। तो जब हम स्तरीकरण पढ़ते हैं, इस संकल्पना को देखते हैं तो समाज को हम बटा हुआ पाते हैं और उसमें व्यक्तियों का जो स्थान है वो पहले से ही निश्चित होता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेते हैं भारत की वर्ण व्यवस्था का, जो कि इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करती है इस संकल्पना को। जैसे वहाँ पहले से ही निर्धारित है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर है। जैसे हम 4 भागों में हमारा प्राचीन जो समाज था वो विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनका स्थान पहले से ही निर्धारित है। इस तरह से ये जो संकल्पना डेवलप हुई है ये प्राचीन काल में एक अलग रूप में थी, लेकिन बाद में जब जाति व्यवस्था में कन्वर्ट होती है तो यहाँ व्यक्तियों का जो स्थान है वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है। जबकि पहले इस संकल्पना में ये पहले से निर्धारित नहीं था, ये परिवर्तित होने वाली अवधारणा थी, संकल्पना थी, लेकिन बाद में ये निश्चित हो गई, जिसमें व्यक्तियों का स्थान निश्चित हो गया। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह वर्गीकरण और प्रकार जिसकी चर्चा हम समाजशास्त्र में करते हैं हमारी मदद करते हैं और ये वास्तविकता को समझने के साधन भी हैं। तो यहाँ वर्गीकरण और जो प्रकार है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये समाज को समझने वाले ताले की चाबियां हैं। हमारी समझने की प्रक्रिया में यह प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम उत्तर नहीं, पर
क्या हो यदि इन चाबियों पर जंग लग जाए, या ये मुड़ जाएं, या ये ताले में ना जा पाएं, या प्रयास करने के बाद ताले में ना जा पाएं। तो इस तरह की स्थितियां ये बनाते हैं समाज में। तो वर्गीकरण और जो प्रकार है ये समाज को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्पना है, शब्दावली है, जिसका प्रयोग करके हम समाज को बहुत अच्छे तरह से समझ पाते हैं। तो जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो इन चाबियों को हम बदलने या सुधारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम जो संकल्पना लेते हैं और जो उनका वर्गीकरण है उसका प्रयोग करते हैं और निरंतर इस पर हम दृष्टि बनाए रखते हैं, इनको विश्लेषित करते रहते हैं और इनका मूल्यांकन हम करते रहते हैं। तो एक ही प्रकार की जो वस्तु है उस पर भी विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं आती हैं, परिभाषाएं आती हैं और दोनों सह अस्तित्व में भी रहते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बेचैनी सी महसूस होती है उनको समझने में, उनको प्रयोग करने में। तो ये स्थितियां हमेशा समाज में बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए संघर्षवादी सिद्धांत बनाम प्रकार्यवादी सिद्धांत, उपागमों की यह बहुलता समाजशास्त्र में विशेषतया बहुत ज़्यादा है और इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समाज स्वयं बहुत विविध रूपों में। बच्चों, हम समाज शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं जो कि एक सामाजिक अध्ययन है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारी विविधता होती है जिनको समझना और संभालना बहुत ही आसान नहीं हो पाता है, तत्काल नहीं हो पाता है, जिसमें समय लगते हैं। और इस प्रकार से इसको समझना और किसी भी संकल्पना को निर्धारित करना, प्रयोग करना और उसके महत्व को बताना, ये सारी स्थितियां बहुत ही दुविधापूर्ण होती हैं, बहुत ही मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी ये संकल्पनाएं डेवलप होती हैं, प्रयोग की जाती हैं और ये अपना महत्वपूर्ण स्थान भी बना पाती हैं। तो आगे अध्ययन में बच्चों हम देखेंगे कि किस प्रकार समाज में जो मत होते हैं, राय होते हैं, जो विचार होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें कैसे भिन्नता होती है, अंतर होते हैं और इस पे वाद विवाद होते हैं, विरोध होते हैं, कोई समर्थन करता है, कोई विरोध करता है। इस पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जो कि समाज को समझने में हमें बहुत ही सहायता प्रदान करती हैं। तो ये विरोध, ये विश्लेषण, ये भिन्नता, ये बहुत आवश्यक होते हैं हमारे अपने समाज को समझने के लिए। तो बच्चों, आपने इसमें सबसे पहले देखा शब्दावलियां। शब्दावलियों में हमने देखा कि समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शब्दावली होती है और वो शब्दावली समाजशास्त्र में ही प्रयोग की जाती है। किसी भी वस्तु की अपनी शब्दावली होती है और वो उसी शब्द में प्रयोग की जाती है, दूसरे विषय में वो अपना अर्थ बदल देती है। संकल्पनाओं को हमने देखा कि समाजशास्त्र में संकल्पनाओं का क्या महत्व है और संकल्पनाएं कैसे विकसित होती हैं और उनका उपयोग कैसे करेंगे, इसको भी हमने देखा संक्षिप्त में। और आगे हम उन शब्दावलियों का, उन संकल्पनाओं का विस्तृत उपयोग देखेंगे और उनका अध्ययन भी करेंगे। आइए देख लेते हैं आपका गृह कार्य। आप अभ्यास प्रश्न को नोट कर लें। पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र में शब्दावलियों के विशेष अर्थों को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों, यहाँ आप उन शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे और उनके अर्थों को लिखेंगे और एक उदाहरण दे करके उसको समझाएंगे कि शब्दावलियाँ क्या होती हैं और समाजशास्त्र की शब्दावली कौन कौन सी है। तो इस प्रकार ये कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। आगे इसके अगले भाग में फिर मिलेंगे।